नमस्कार। आज हम सामाजिक विभिन्नताओं और लोकतंत्र के ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे, खासकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में। क्या समाज में मौजूद ये जो अंतर हैं, ये लोकतंत्र के लिए हमेशा एक चुनौती ही होते हैं, या फिर उनका राजनीति में दिखना, उन पर चर्चा होना, ये स्वाभाविक है और शायद कभी-कभी जरूरी भी। हमारी आज की ये गहरी पड़ताल एनसीईआरटी की कक्षा 10 की राजनीति विज्ञान की किताब लोकतांत्रिक राजनीति पर आधारित है। अध्याय 3 है लैंगिक, धर्म और जाति। ये 3 बहुत बड़े सामाजिक विभाजन हैं। आज हम खास तौर पर पहले वाले पर ध्यान देंगे, यानी लिंग। हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में ये विभाजन किस तरह काम करता है और राजनीति के मैदान में इसकी क्या भूमिका है। तो चलिए इस परत को खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये किताब शुरू में ही एक बहुत अहम बात साफ करती है कि समाज में सिर्फ विविधता या अंतर का होना वो अपने आप में लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की खूबी ही यही है कि वो इन अंतरों को अभिव्यक्त होने का, सामने आने का मौका देता है। और कई बार तो इन सामाजिक विभिन्नताओं का राजनीतिक रूप लेना, उन पर बहस होना, वो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जरूरी भी हो जाता है। यह अध्याय खास तौर पर 3 तरह के सामाजिक विभाजनों और उनसे जुड़ी जो असमानताएं हैं उनको देखता है: लिंग, धर्म और जाति। आज हमारी चर्चा का केंद्र है लिंग आधारित विभाजन। इसकी असल प्रकृति क्या है, ये राजनीति में कैसे सामने आता है, और क्या राजनीति में इसका दिखना लोकतंत्र के लिए अच्छा है या बुरा। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा कि स्रोत इशारा भी करता है, कि लिंग का विभाजन समाज में हर जगह मौजूद है, हर जगह। लेकिन राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अक्सर इसे वो अहमियत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। इसे कई बार नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाँ, ये बात तो है। इतना बुनियादी विभाजन है और फिर भी अक्सर अनदेखा। तो इसी लिंग विभाजन से शुरू करते हैं। स्रोत कहता है कि ये एक पदानुक्रमित सामाजिक विभाजन है, यानी एक ऐसा बंटवारा जिसमें एक समूह, आमतौर पर पुरुष, उसको दूसरे समूह यानी महिला से ऊंचा दर्जा मिला होता है। और ये हमें लगभग हर समाज में दिखता है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे कैसे देखते हैं? इसे अक्सर प्राकृतिक मान लिया जाता है कि ये तो बस ऐसा ही है, बदला नहीं जा सकता। पर यहीं पर ये किताब एक अहम बात कहती है। ये तर्क देती है कि ये विभाजन जैविक यानी बायोलॉजिकल कम है और सामाजिक ज्यादा है। ये हमारी समाज की बनाई हुई जो अपेक्षाएं हैं, जो रूढ़ियां हैं, उन पर टिका है। स्रोत इसका उदाहरण भी देता है कि कैसे लड़कों और लड़कियों को बचपन से ही अलग-अलग तरह से पाला जाता है ना? लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि भाई उनकी मुख्य जिम्मेदारी घर संभालना है, बच्चों की देखभाल करनी है, जबकि लड़कों से ऐसी उम्मीदें उस तरह से नहीं रखी जाती। ये सोच हमारे समाज में इतनी गहराई तक बैठी हुई है कि ये हमें स्वाभाविक सी लगने लगती है। और इसी सामाजिक सोच का नतीजा है जिसे स्रोत कहता है श्रम का लैंगिक विभाजन। ये हमें ज्यादातर परिवारों में साफ दिखाई देता है। एक तरह का काम का बंटवारा है। घर के अंदर के लगभग सारे काम, जैसे खाना पकाना, साफ सफाई, कपड़े धोना, सिलाई बुनाई, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना, ये सब मुख्य रूप से महिलाओं के हिस्से आते हैं। पुरुषों से उम्मीद की जाती है कि वो बाहर के काम करें, पैसा कमा कर लाएं। लेकिन इसमें एक बड़ा विरोधाभास है जिस पर स्रोत ध्यान दिलाता है। ऐसा नहीं है कि पुरुष घर के काम कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। पर समाज में ये धारणा बनी हुई है कि ये काम महिलाओं के लायक हैं, पुरुषों के नहीं। लेकिन मजे की बात देखिए। हाँ, कि जब इन्हीं कामों के लिए पैसे मिलते हैं, जैसे किसी होटल में शेफ का काम या दर्जी का काम, हाँ, या क्रेच चलाना, तो पुरुष खुशी खुशी कर लेते हैं। हाँ, तब वो काम बन जाता है, उसमें कोई हिचक नहीं होती। ये वाकई बहुत सटीक अवलोकन है। काम की परिभाषा ही बदल जाती है। और स्रोत एक और पहलू भी उजागर करता है कि ऐसा भी नहीं है कि महिलाएं सिर्फ घर के अंदर ही काम करती हैं, वो घर के बाहर भी बहुत काम करती हैं, लेकिन उसे अक्सर गिना नहीं जाता, है ना? बिल्कुल। स्रोत उदाहरण देता है ग्रामीण महिलाओं का। वो पानी भरने, लकड़ी और चारा लाने और खेतों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने जैसे कितने ही काम करती हैं। शहरी इलाकों में देख लें, गरीब परिवारों की महिलाएं अक्सर दूसरों के घरों में घरेलू सहायिका का काम करती हैं। मध्यम वर्गीय महिलाएं दफ्तरों में, स्कूलों में, अस्पतालों में हर जगह काम कर रही हैं। तो सच्चाई ये है कि अधिकांश महिलाएं घर के काम के साथ साथ कोई ना कोई आय अर्जित करने वाला काम भी करती हैं। तो फिर समस्या कहाँ है? अगर महिलाएं घर और बाहर दोनों जगह काम कर रही हैं, तो दिक्कत क्या है?
समस्या है पहचान और मूल्यांकन की। स्रोत के अनुसार भले ही महिलाएं इतना सारा काम करती हों, घर का बिना भुगतान वाला काम और बाहर का भुगतान वाला काम, उनके कुल काम को अक्सर वो महत्व और पहचान नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। घर के काम को तो क्या कहते हैं, अक्सर काम ही नहीं माना जाता, और बाहर के काम में भी उन्हें अक्सर पुरुषों के बराबर दर्जा या वेतन नहीं मिलता। ये एक तरह का अदृश्य श्रम है जो समाज की गाड़ी तो चला रहा है पर नजर नहीं आता। अब अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, जैसा कि स्रोत करता है, तो श्रम का ये लैंगिक विभाजन सीधे तौर पर सार्वजनिक जीवन, खासकर राजनीति में महिलाओं की सीमित भूमिका की एक बड़ी वजह बनता है। सोचिए, जब महिलाओं पर घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियों का दोहरा बोझ होता है, जब उनके काम को महत्व ही नहीं दिया जाता, तो उनके पास सार्वजनिक मामलों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए समय, ऊर्जा और वो आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? ये अदृश्य श्रम उन्हें कहीं न कहीं पीछे धकेलता है। और इसी का नतीजा हम इतिहास में और आज भी देखते हैं। स्रोत हमें याद दिलाता है कि दुनिया के ज्यादातर समाजों में महिलाएं भले ही आबादी का आधा हिस्सा हों, लेकिन सार्वजनिक जीवन, खास तौर पर राजनीति में उनकी भूमिका बहुत कम रही है। एक समय था जब ज्यादातर देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार तक नहीं था। चुनाव लड़ने या सार्वजनिक पद संभालने का अधिकार, ये सब तो दूर की बात थी। सार्वजनिक मामले पूरी तरह से पुरुषों का क्षेत्र माने जाते थे। लेकिन ये स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रही। धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी शुरू की। उन्होंने खुद को संगठित किया और बराबरी के हक के लिए आंदोलन चलाए। सबसे पहले महिलाओं को वोट का अधिकार यानी मताधिकार दिलाने के लिए कई देशों में जोरदार संघर्ष हुए। ये अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। हाँ, और ये आंदोलन सिर्फ वोट के अधिकार तक ही सीमित नहीं रहे। स्रोत बताता है कि इन आंदोलनों ने महिलाओं की राजनीतिक और कानूनी हैसियत को पुरुषों के बराबर लाने की मांग की। साथ ही उन्होंने शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसरों की भी वकालत की, ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से भी सशक्त बन सकें। यहाँ बात असल में दिलचस्प हो जाती है जब हम इन आंदोलनों के विकसित होते स्वरूप को देखते हैं। स्रोत बताता है कि कुछ महिला आंदोलन और भी क्रांतिकारी थे। उनका उद्देश्य सिर्फ सार्वजनिक जीवन में बराबरी हासिल करना नहीं था, बल्कि व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के अंदर भी बराबरी लाना था। यानी घर के भीतर जो सत्ता का असंतुलन है, जो पावर डायनामिक्स है, उसे भी चुनौती देना। बिल्कुल। स्रोत इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन या फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के रूप में पहचानता है। नारीवाद की मूल भावना ही यही है कि लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न हो, चाहे वो समाज में हो, राजनीति में हो या फिर घर के अंदर हो। इन आंदोलनों ने इस विचार को मजबूती से रखा कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, यानी व्यक्तिगत जीवन के मुद्दे भी राजनीतिक होते हैं। और इन आंदोलनों का असर भी हुआ, मतलब इस राजनीतिक लामबंदी से कुछ बदला? निश्चित रूप से। स्रोत साफ तौर पर कहता है कि लिंग विभाजन के मुद्दे को राजनीतिक रूप से उठाने और बराबरी की मांग पर जो लामबंदी हुई, उसने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को बेहतर बनाने में बहुत मदद की है। हाँ, ये बदलाव धीरे धीरे आया है और अभी भी अधूरा है, लेकिन हुआ जरूर है। इसके क्या उदाहरण दिखते हैं हमें आजकल? आज हम देखते हैं कि महिलाएं उन पेशों में बड़ी संख्या में जा रही हैं जिन्हें पहले सिर्फ पुरुषों के लिए ही उपयुक्त माना जाता था, जैसे वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मैनेजर, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले शिक्षक। आज ये हमें आम बात लगती है, लेकिन कुछ दशक पहले ऐसा नहीं था। ये नारीवादी आंदोलनों और सोच में आए बदलाव का ही नतीजा है। क्या ये बदलाव दुनिया भर में एक जैसा रहा है या इसमें अंतर है? नहीं, इसमें काफी अंतर है। स्रोत स्कैंडिनेवियाई देशों का उदाहरण देता है, जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। वहां सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत ऊंचा है। वहां की संसदों में, सरकारों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी ज्यादा है। ये दिखाता है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और समाज बराबरी के मूल्य को अपनाए, तो महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि स्रोत ये भी बताता है कि भारत में स्थिति अभी भी बहुत संतोषजनक नहीं है। हमारी विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी काफी कम है। तो हमने देखा कि कैसे लिंग का मुद्दा घर की चारदीवारी से निकलकर राजनीतिक मैदान तक पहुंचा और उसने बदलाव भी लाए। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है, जिसकी तरफ स्रोत भी इशारा करता है कि राजनीति विज्ञान की किताब में घर के काम, श्रम के विभाजन, इन सब बातों पर इतनी चर्चा क्यों? क्या ये सब वाकई राजनीति है? ये एक बहुत जायज सवाल है।
अक्सर लोग यही सोचते हैं कि राजनीति तो बस चुनाव लड़ने, सरकार बनाने, कानून पास करने तक ही सीमित है। घर के अंदर क्या हो रहा है, इससे राजनीति का क्या लेना देना। हाँ, आमतौर पर यही धारणा है। लेकिन स्रोत इस धारणा को चुनौती देता है। वो पूछता है, क्यों नहीं? अगर राजनीति का संबंध शक्ति से है, पावर से है, शक्ति के बंटवारे से है, शक्ति के इस्तेमाल से है, तो घर के अंदर जो शक्ति का समीकरण है, जहां अक्सर पुरुष का वर्चस्व दिखता है, उसे राजनीतिक क्यों ना माना जाए? घर के अंदर भी तो फैसले होते हैं, है ना? संसाधनों का बंटवारा होता है, जिम्मेदारियों का निर्धारण होता है। ये सब शक्ति संबंधों के ही तो उदाहरण हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जिसे हम निजी या पारिवारिक मामला मानकर टाल देते थे, उसमें भी सत्ता की राजनीति चल रही होती है। बिल्कुल, स्रोत का तर्क यही है कि हमें इन निजी माने जाने वाले क्षेत्रों में मौजूद शक्ति की गतिशीलता को पहचानना होगा। ये समझना होगा कि घर के अंदर तय होने वाली भूमिकाएं और जिम्मेदारियां बाहर की दुनिया में, यानी सार्वजनिक जीवन और राजनीति में, महिलाओं की भागीदारी को कैसे प्रभावित करती हैं। ये दोनों क्षेत्र जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है फिर? सार ये है कि इस सामाजिक आधार को समझना, यानी ये समझना कि समाज लिंग भूमिकाओं को कैसे गढ़ता है, घर के भीतर शक्ति कैसे काम करती है, श्रम का बंटवारा कैसे होता है, ये सब राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व का विश्लेषण करने के लिए बेहद जरूरी है। अगर हम ये नहीं समझेंगे कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की कम भागीदारी के पीछे ये गहरे सामाजिक और पारिवारिक कारण हैं, तो हम समस्या का सही समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। तो आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हुए हमने एनसीईआरटी की किताब के जरिए समझा कि लिंग विभाजन कोई प्राकृतिक या जैविक चीज नहीं है, बल्कि ये समाज द्वारा बनाई गई अपेक्षाओं और रूढ़ियों का नतीजा है। हमने देखा कि कैसे ऐतिहासिक रूप से चले आ रहे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन और घर के कामों के लैंगिक बंटवारे ने महिलाओं को सार्वजनिक जीवन, खासकर राजनीति से काफी हद तक दूर रखा। लेकिन तस्वीर सिर्फ निराशाजनक नहीं है। हमने ये भी देखा कि नारीवादी आंदोलनों ने इस स्थिति को चुनौती दी। उन्होंने न सिर्फ वोट जैसे राजनीतिक अधिकार मांगे, बल्कि शिक्षा, रोजगार और यहाँ तक कि परिवार के अंदर भी बराबरी की मांग उठाई। और इन आंदोलनों की वजह से महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है। हालांकि ये भी सच है कि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, खास तौर पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कुल काम की पहचान, चाहे वो घर का अवैतनिक काम हो या बाहर का सवैतनिक काम, और उसका उचित मूल्यांकन, ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हाँ, और ये हमें वापस स्रोत के उस शुरुआती विचार पर लाता है कि सामाजिक अंतरों का राजनीतिक रूप लेना लोकतंत्र के लिए जरूरी हो सकता है। लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ उठी आवाजें और आंदोलन ये लोकतंत्र को कमजोर नहीं करते, बल्कि उसे ज्यादा समावेशी और न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में ले जाते हैं। लेकिन जैसा हमने कहा, इन अंतरों की राजनीति को समझने के लिए हमें पहले उन अंतरों के सामाजिक आधार को समझना होगा। जैसे कि लिंग भूमिकाएं समाज में कैसे बनती हैं और सिखाई जाती हैं, तभी हम उनकी राजनीतिक अभिव्यक्ति का सही मूल्यांकन कर पाएंगे। स्रोत हमें एक और विचार के साथ छोड़ता है कि ज्यादातर महिलाएं घर के काम के बोझ के साथ साथ बाहर पैसे कमाने वाला काम भी करती हैं। लेकिन समाज अक्सर उनके इस दोहरे बोझ को या तो देखता नहीं या उसे कम करके आंकता है। घर के काम को तो अक्सर काम ही नहीं समझा जाता। और यहीं पर एक आखिरी विचार करने लायक नुक्ता उभरता है। जब समाज ये तय करता है कि किस काम का कितना मूल्य है, कौन सा काम महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं, तो क्या ये मूल्य तय करने की प्रक्रिया खुद ही राजनीतिक शक्ति से जुड़ी हुई नहीं है? क्या ये तय करने वाले लोग ज्यादातर वही नहीं हैं जिनके पास समाज में ज्यादा शक्ति है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या काम के मूल्यांकन के पैमाने भी निष्पक्ष हैं, या वो भी सत्ता के समीकरणों से प्रभावित होते हैं, चाहे वो सत्ता घर के अंदर की ही क्यों ना हो। इस पर सोचना जरूरी है।